मैं जो आप लोगों का सीए फाउंडेशन का सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट कर लूंगा, उस चैप्टर से पहले आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा आपके सीए फाउंडेशन के अंदर जो हमारा पेपर नंबर 1 है, जो कि रिलेट करता है अकाउंटेंसी के साथ, उसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक देखने पड़ेंगे, हमें हमारे सिलेबस के अंदर पढ़नी पड़ेगी। देखिए, जो आपका पेपर है, पेपर नंबर 1, जो कि रिलेट करता है अकाउंटिंग से। अब इस अकाउंटिंग के सिलेबस को कुछ अलग पार्ट्स के अंदर किया गया है। के अंदर सबसे पहले आ जाता है बेसिक अकाउंटिंग। अगर बेसिक अकाउंटिंग की बात करूं, आपके आगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जनरल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब कुछ कवर किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर, जो कि आपके मैक्सिमम टॉपिक रिलेट करते हैं 11th। जो भी आपकी 11th की अकाउंटिंग है पूरी डील करती है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक कवर होता है, फाइनल अकाउंट्स के साथ। फाइनल अकाउंट्स के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, फाइनल अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले कवर किया जाता है आपके फाइनल अकाउंट्स, प्रोपराइटर, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंप्लीट। ये है आपका पार्ट बी, कहाँ पे आपको फाइनल अकाउंट्स। के बाद आपके सिलेबस का जो थर्ड पार्ट है, वो है आपकी पार्टनरशिप। यहाँ पे आप लोगों को बेसिक पार्टनरशिप देखने को मिलेगी, एडमिशन देखने को मिलेगा, रिटायरमेंट देखने को मिलेगा, डेथ देखने को मिलेगी, सॉल्यूशन। ये वाला पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया 12th की अकाउंटेंसी।
फोर्थ पार्ट आपको देखने को मिलेगा कंपनी, जहां पर आप लोगों को अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर, राइट शेयर्स, सब कुछ आपको कंपनी अकाउंट पर देखने को। ओवरऑल देखें तो हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है ने हमारे सिलेबस को जो डिजाइन कर रखा है वो 4 ग्रुप कर रखा है। बेसिक अकाउंटिंग एकदम पार्ट हो गया 11th का बेस। 12th का पार्ट है जिसके अंदर 2 न्यू चैप्टर है, एक चैप्टर 11th का ही है अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक मिल रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मैं गया पार्टनरशिप की तरफ, है 12th का पार्ट, लेकिन ये पूरा का पूरा हाई लेवल है, का जो लेवल है इन कंपैरिजन ऑफ 12th हाई पे आ जाता है। सेम चीज कंपनी अकाउंट्स में जाते हैं, कुछ पार्ट सेम है लेकिन उसके आगे वाला जो पार्ट है वो कंपैरेटिवली टफ कैटेगरी के अंदर जाएगा, हार्डनेस का लेवल बढ़ता चला। ओवरऑल इन चारों के चारों पार्ट को 25 मार्क्स में डिवाइड किया। ये वाला पार्ट आपके 25, ये वाला पार्ट भी आपके अप्रोक्सीमेट 25 मार्क्स कवर करेगा, ये भी आपके 25 25 कवर करेगा। बेसिक अकाउंटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके अंदर एक चैप्टर और आ जाता है रिलेटेड टू इन्वेंट्री। यहां पर अश्योरिटी है, बीआरएस का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, रेक्टिफिकेशन का चैप्टर हर बार पूछा जाता है, डेप्रिसिएशन और बिल ऑफ एक्सचेंज के भी क्वेश्चंस एग्जाम में मैक्सिमम। नहीं मैं फाइनल अकाउंट्स में जाऊं, 7 मार्क्स के 8 मार्क्स के 3 चैप्टर से कवर किए जाते हैं। मतलब आप ऐसा बोले कि हम ये चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं, नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट ग्रुप वाइज अगर मैं देखूं तो। अब मैं आपके पेपर के पैटर्न के बारे में बात करूं, जो हमारे अकाउंटेंट पेपर का पैटर्न रहता है, के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है कंपल्सरी है 20 के अंदर आप लोगों को 6 मिलते हैं, 6 अराउंड मिलते हैं ट्रू फॉल्स का, आपको रीजंस के साथ आंसर देना है। बाकी बचे 8 मार्क्स जिसके अंदर एक 4 मार्क्स की थ्योरी देखने को मिलती है, एक 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल को मिलता है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा कंपल्सरी। अब जो मैं आप लोगों को सिंपल एक बात बोल रहा हूं, भैया हम लोगों को कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है क्योंकि थ्योरी कहीं से भी आ सकती है, हो सकता है वो बेसिक अकाउंटिंग से ही आपकी कोई थ्योरी 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है पार्टनरशिप के बेसिक से दे दे, हो सकता है गुडविल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दे पार्टनरशिप, हो सकता है कि आपको कंपनी अकाउंट प्रोवाइड कर दिया। अब उसके बाद आपके एग्जाम के अंदर आपके 6 क्वेश्चंस और आते हैं, 3 मार्क ई, 6 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन कितने नंबर का, 16 नंबर। जैसे आपको अटेंड करने हैं 5, एक आपके पास ऑप्शन है बाकी 6 क्वेश्चन अटेंड करने, राइट। ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस और आपके एग्जाम का पैटर्न की आपके अंदर क्या चीज आ रही है, राइट। जस्ट अ मिनट।
जो अभी जनवरी गया है लास्ट अटेम्प्ट, उस जनवरी का जो पेपर है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा मई में होगा, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, स्टेट द रीजन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। 6 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, रीजन देने। और अब इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो अधिकतर थ्योरी और कंसेप्ट से रिलेटेड, राइट। फिर मैंने कहा 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के मिलेंगे, तो कोई सा भी टॉपिक कवर किया जा सकता है। यहाँ पे 4 मार्क्स के अंदर सबसे पहले किया गया, व्हाट आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एट द एंड, बेसिक अकाउंटिंग की थ्योरी का क्वेश्चन। के बाद 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या दी गई है, जनरल एंट्री। तो काफी बार शौक लगता है कि फाउंडेशन के अंदर जनरल एंट्री कैसे आ गई। मैं आपको बता दूं, ये जनरल एंट्री सीजीएसटी, एसजीएसटी जो टैक्स वगैरह है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनकी जनरल एंट्री आप लोगों को दी गई है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंपल्सरी, ये क्लियरली मेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। मैंने बोला 6, अगर 16 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो वो हो जाएंगे 6 क्वेश्चन, और 20 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन रहा तो वो हो जाएंगे आपके 5 क्वेश्चन, राइट। छोटा सा चेंज इधर, यहाँ पर आप लोगों के अभी पैटर्न है वो है 5 क्वेश्चंस और आएंगे 20 मार्क्स का ईच, जिससे आपको अटेंड करने हैं 4 क्वेश्चंस, राइट। अब आप देख सकते हैं, अब ऐसा नहीं है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, हो सकता है एक 12 का हो और एक 8 का हो सकता है दोनों 10 के हों, एक 14 का हो एक 6 का हो। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने देखा, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आ रखा है 12 मार्क्स का। और मैंने अभी अभी आपको स्टार्टिंग में बोला रेक्टिफिकेशन का चैप्टर ऐसा है जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब इसके साथ जो 8 नंबर का क्वेश्चन आया है, वो 8 नंबर का क्वेश्चन है रिलेटेड टू द डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स, जो कि है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन। अब इसके साथ 10 नंबर का क्वेश्चन दे दिया गया पार्टनरशिप का एडमिशन, राइट। तो आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा सिलेबस की करके करनी पड़ेगी। ये फाउंडेशन पर बात का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अब एक बार आप ये सिलेबस नोट कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1। हम लोग चलेंगे फाइनल अकाउंट से, और फाइनल से स्टार्ट करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर। आप पहले सिलेबस नोट कर
हो गया। हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रॉफिट। ऑर्गेनाइज, राइट। अब इस टॉपिक को समझ तो पहले थोड़ा सा बेसिक के बारे में देखो। जब कभी बात होती है तो बिजनेस का एक ही मोटिव होता है, हम लोगों को केवल और केवल अर्न करना है प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप गुड से रिलेटेड वर्क कर लो, या फिर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज। अगर मुझे गुड्स से रिलेटेड वर्क करना है, पहले मुझे किसी भी तरीके का मटेरियल लेना पड़ेगा, के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करना होगा। उसके बाद उसे हम मार्केट के अंदर जाकर सेल करेंगे, या तो कस्टमर को, या फिर अब जब मैं मटेरियल के अंदर वैल्यू एडिशन करूंगा, मार्केट में सेल करूंगा, आई विल गेट सेल प्राइस। पहली बात। लेकिन जब मटेरियल के अंदर वैल्यू एडिशन किया, इस केस के वी यूज लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ सोर्सेस, लाइक लैंड का यूज किया। मटेरियल खुद एक रिसोर्स है, लेबर का यूज करेंगे, काफी सारी चीजों का यूज करेंगे। जब इन रिसोर्सेस का यूज किया तो इनको रिटर्न में हम लोगों ने इकोनॉमिक वैल्यू के भी आपने पैसे दिए। उस इकोनॉमिक वैल्यू को मैंने कहा कॉस्ट। तो अल्टीमेट मुझे मनी रिसीव तो हुआ, लेकिन उस प्रोडक्ट के मटेरियल को वैल्यू एडिशन कन्वर्ट करने के अंदर हम लोगों को कॉस्ट प्राइस भी देनी पड़ी। तो सेल्स में से जब मैंने कॉस्ट प्राइस, तब जाकर के मेरे पास प्रॉफिट। वहीं अगर मैं सर्विसेज के बारे में आप लोग करूं, तो मुझे सबसे पहले सर्विसेज को करना पड़ेगा जनरेट। अब मैं जाकर के मेरे क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करूं, के बदले में मेरे क्लाइंट। अब जैसे मैं आप लोगों को एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरे यहाँ पे रिसोर्सेस यूज में आ रहे हैं, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, पैनल, नेट का खर्चा, लैपटॉप, कैमरा, दीज ऑल आर रिसोर्सेस। और मैं खुद लेबर,
तो इन सबकी इकोनॉमिक वैल्यू को हम बोलेंगे कॉस्ट। इस फीस में से जब मैं कॉस्ट को तभी तो जाकर के मेरे पास आए। अब इधर भी प्रॉफिट, इधर भी प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का कंप्यूटेशन करने हम लोग सबसे पहले बनाते ट्रेडिंग अकाउंट, क्या आप पढ़ चुके, जो कि हेल्प करता है हम ग्रॉस प्रॉफिट का कम। के बाद हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमें नेट प्रॉफिट का कंप्यूटेशन करने का काम करता है। के बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस, तो हमें को बताता है। लास्ट की हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमें हमारे कैश की पोजीशन को बताता है कि पर्टिकुलर किसी तरीके के प्रॉफिट ऑर्गेनाइज प्रॉफिट कंप्यूट करना, साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जिन आइटम को किया जाता है उनकी मैंने आपको डिटेल बताई, राइट। नोट कीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, समझना पहले, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन which works for social welfare. These organizations provide goods or services at cost or of cost to economic of society. These things done only for health purpose, not for profit purpose. Some organization works for promotion of arts, science, culture, etc. Some organization give the benefit only to their members at cost or free of cost after taking membership charges. इधर एक स्पोर्ट्स और देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, केवल जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को या तो गुड्स को देंगे कोर्ट्स पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। एग्जाम्पल के अंदर आ गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट। इनका मेन काम क्या है? केवल वेलफेयर करना। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रमोशन करते हैं आइन आर्ट साइंस स्पोर्ट्स एंड कल्चर का। इसके अंदर आ गया काफी सारे स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, जैसे एसएमएस स्पोर्ट्स क्लब जयपुर के अंदर है, दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब है, केसर स्पोर्ट्स क्लब है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट या एकदम कॉस्ट पे गुड्स को प्रोवाइड कर देंगे, सर्विसेज देंगे ताकि प्रमोशन हो सके। आर्ट साइंस डांस ग्रुप होते हैं, एनजीओ के भी आप पे काम करते हैं। सम ऑर्गेनाइजेशन गिव बेनिफिट टू देयर ओनली मेंबर्स, आपसे मेंबरशिप का चार्ज लेंगे। कम्युनिटी सेंटर का नाम सुना है? सामुदायिक केंद्र, यहाँ पे मैरिज वगैरह। अगर आप नॉर्मल गार्डन लेने के लिए जाते हैं तो वहां का फेयर है 1-1 लाख रुपए। आप लोग लेने के लिए जाओगे वो मिलेगा 20 से 25 हजार 30 हजार रुपए में। लेकिन जो उनके रेगुलर मेंबर हैं उनको मिल जाएगा 4000-5। तो मेंबर्स को भी बेनिफिट देंगे, साथ ही साथ को भी देंगे। वो हो गए कम्युनिटी सेंटर। को प्रॉफिट से मतलब नहीं है, वो केवल वेलफेयर। दीज ऑर्गेनाइजेशन
आर नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आई बात समझ में? एनपीओ क्या होता है? सभी को क्लियर? नोट कीजिए। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी, क्लास में ही हूँ मैं मैडम। डन। सभी को यहाँ तक मेरी बात क्लियर? चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास।